हाँ देखिए, हम लोग प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है 6.2। प्रश्नावली 6.2 का लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी ज्यामिति ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? देखिए, इस प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट आपको बताने जा रहे हैं। क्या दिया सवाल, बोलिए। कोष्टक के अंदर हाँ बोलिए। a sin अल्फा दिया है कि a sin अल्फा माइनस b cos अल्फा b cos अल्फा दूसरे कोष्टक में तथा ना हाँ माइनस a cos अल्फा b sin अल्फा sin अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, यह प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। उसमें आपसे पूछा गया है कि a sin अल्फा ऋण b cos अल्फा तथा ऋण a cos अल्फा और b sin अल्फा के बीच की दूरी हमें निकालनी है। आपको पता है कि बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने आपको बताया है। बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का वर्ग और प्लस y2 - y1 का वर्ग। अगर आप इसको पहला बिंदु मानते हैं तो ये जो होगा x1 का मान हो जाएगा, यह y1 का मान हो जाएगा, यह x2 का मान हो जाएगा और यह y2 का मान हो जाएगा। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि x1 का मान जो है a sin अल्फा है, y1 का मान ऋण b cos अल्फा है, x2 का जो मान है ऋण a cos अल्फा है और y2 का जो मान है वह b sin अल्फा है। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, इसलिए हमने इस x2, x1, y1, y2 का मान इसमें सूत्र पे यूज किया। तो x2 आप देख रहे हैं कि ये दिया है a cos अल्फा ऋण a cos अल्फा और ऋण x1 का मान है आपका a sin अल्फा। इसको लिख करके हमने वर्ग कर दिया, प्लस दूसरे कोष्टक में है y2 - y1। y2 का मान आपको दिखाई दे रहा है b sin अल्फा ऋण फिर कोष्टक के अंदर ऋण b cos अल्फा का वर्ग। यानी हमारा सवाल रूप किसका लिया ऋण a cos अल्फा ऋण a sin अल्फा का होल वर्ग और प्लस b sin अल्फा और प्लस b cos अल्फा का होल वर्ग। अब इसको हम तोड़ रहे हैं। अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आपको मिलता है a² cos² अल्फा प्लस a² sin² अल्फा और प्लस मिलेगा 2a² sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अगर इसको आप तोड़ेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो आपको यही चीज़ मिलेगा। आगे चलते हैं तो आपको मिलेगा b² sin² अल्फा प्लस b² cos² अल्फा प्लस 2b का वर्ग sin अल्फा इंटू cos अल्फा। तोड़ने पर यही चीज़ आपको मिला। अब आगे हम देख रहे हैं कि इसमें से ऐसा कोई भी पद नहीं है जिसको लिख करके हम कुछ कर सकें, इसलिए जो चीज़ जैसा दिखाई दे रहा है उसको उस तरीके से आप लिखें। अब आपका हो जाएगा ये a का वर्ग cos² अल्फा। अब देखें कि cos² अल्फा वाला और कौन सा पद है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसको इसके साथ ला कर रख दें, ये हो जाएगा b² cos² अल्फा। फिर क्या है a का वर्ग sin² अल्फा। अब देखेंगे तो एक तो sin² अल्फा का यह पद है, तो प्लस b का वर्ग sin² अल्फा। ये कभी आपस में जुटेंगे नहीं, इसलिए इनको जस्ट तस लिख दिया गया। 2a का वर्ग sin अल्फा cos अल्फा और प्लस 2b का वर्ग sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब क्या करें, एक पद आप इसको बना लेंगे, एक पद आप इसको बना लेंगे और एक पद इसको बना लेंगे जोड़ा करते हुए। अब क्या आप देख रहे हैं
देख रहे हैं कि इस वाले पद में से हम कॉमन करेंगे तो कास स्क्वायर एल्फा को कॉमन कर सकते हैं। जब कास स्क्वायर एल्फा कॉमन हुआ तो ए का वर्ग धन बी का वर्ग बचा। इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से कॉमन कर सकते हैं साइन स्क्वायर एल्फा। तो साइन स्क्वायर एल्फा को कॉमन कर लिया गया, बच गया ए का वर्ग धन बी का वर्ग। इन दोनों पदों में से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं 2 और साइन अल्फा इंटू कास एल्फा को। ध्यान से देखेंगे, दोनों में 2 मौजूद है इसलिए 2 को कॉमन कर दिया, और साइन अल्फा कास एल्फा दोनों में है तो इसको कॉमन कर दिया। बच गया आपका ए का वर्ग अधन बी का वर्ग। कॉमन करने पर ये चीज़ आपको प्राप्त हुई। अब हम आपको देख रहे हैं कि इन तीनों पदों में एक चीज़ हमको कॉमन दिखाई दे रहा है, ए का वर्ग धन बी का वर्ग। इस कंडीशन में हम आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग, सब में से कॉमन कर लिया गया। अब क्या बचता है उसको देखें। इस पद में बचता है कास स्क्वायर एल्फा, इस पद में बचता है साइन स्क्वायर एल्फा, और इस पद में बचता है 2 साइन एल्फा इंटू कास एल्फा। अब क्या कर सकते हैं, अब आप यही कर सकते हैं कि ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन एल्फा प्लस कास एल्फा का क्या, होल वर्ग। जब होल वर्ग करेंगे तो ये चीज़ कड़ी के अंदर से क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। इसलिए आपका रिजल्ट मिलेगा साइन एल्फा प्लस कास एल्फा, करड़ी से बाहर हो गया और बच क्या गया करड़ी के अंदर, ए का वर्ग अधन बी का वर्ग। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। क्वेश्चन नंबर इसी प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। दिखाइए कि बिंदुओं दो बुक दो हम। 4 देखिए इसी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है, ध्यान से उसको देखिए क्या कह रहा है। दिखाइए कि बिंदुओं 4, 2, 7, 5 और 9, 7। तीसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि बिंदुओं 4, 2, 7, 5 और 9, 7 से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। इसको आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिखाइए कि बिंदुओं क्या है, बोलिए। 4, 2, 4, 2, 7, 5 7, 5 9, 7 तथा 9, 7। 9, 7 से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ध्यान से देखेंगे इसको, यही आपका प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है आपका कि दिखाइए कि क्या इन तीनों बिंदुओं को अगर हम चतुर्थांश में शो करें, यानी दिखाएं और उनको मिलाएं तो क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है। तो क्यों नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात, इस तरीके से अगर आप इस बिंदु को अगर चतुर्थांश में दिखाते हैं तो वह जो चीज़ आपको प्राप्त होगी, उस स्थिति में ये तीनों बिंदु जो होंगे एक रेखा पर स्थित होंगे, ठीक है। लेकिन हमको उस चीज़ को नहीं दिखाना है। त्रिभुज बनने के लिए शर्त, त्रिभुज बनने के लिए शर्त, इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में नोट रखना है। जैसे अगर यह कोई त्रिभुज है ABC, यानी यह जो बिंदु 3 ठो दिए गए हैं, कन्फर्म है कि वो बिंदुओं के निर्देशांक, अरे शीर्षों के निर्देशांक हैं त्रिभुज के। तो कह रहा है कि त्रिभुज बनने की शर्त यही होती है कि 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये आपकी शर्त है, इस बात को दिमाग में रखना है। जैसे अगर 3 ठो बिंदु दे देगा आपको तो उससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं, और आपके पास 2 रास्ता।
एक रास्ता है, इसको चतुर्थांश में शो करेंगे तो कन्फर्म ही होगा कि ये तीनों बिंदु एक सीध में होंगे। जब एक सीध में होंगे तो उनको मिलाया नहीं जा सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि त्रिभुज बनने की शर्त ये होती है कि दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हमको ये बिंदु दिए हैं, अगर हम मान लेते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्ष ए का निर्देशांक 4 2, बी का निर्देशांक 7 5 और सी का निर्देशांक 9 और क्या है 7 है, मान लिया। तो अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कि इसमें से जो त्रिभुज के शीर्ष हैं हमने जो माना है, इसमें से इस शीर्षों के आधार पर हम निकालते हैं क्या, भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि AB की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम AB की लंबाई निकाल लें, फिर हम BC की लंबाई निकाल लें और उसके बाद फिर AC की लंबाई निकाल लें। तीनों भुजा की आप लंबाई क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और निकालने के बाद आपको ये देखना है कि जो तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ हमने निकाला है उसमें से किसी भी दो भुजा को अगर जोड़ा जाए तो उसका मान सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कह देगा कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा की लंबाई 3 4 5 है, ध्यान से देखो 3 4 5, मतलब एक त्रिभुज है जिस त्रिभुज की भुजा की लंबाइयाँ 4 3 और 5 है, तो इस माप से त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका यही पहचान है, जो ये शर्त लिखा गया है कि दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आप इसमें से कौनों को दो को जोड़िए। जैसे अगर 4 और 3 को जोड़ते हैं तो इसका योग जब भी होगा तो 5 से बड़ा होगा। अगर 3 और 5 को भी जोड़ते हैं तो इसका योग जब भी होगा तो 4 से बड़ा होगा। अगर 5 और 4 जोड़ते हैं तभी इसका मान 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये शर्त है। तो आप क्या करें कि इन बिंदुओं से त्रिभुज बनना संभव नहीं है, इसकी पहचान यानी इसकी जांच आप कैसे करेंगे, तो इनकी लंबाइयां निकालना होगा। तो मानकर चलिए हमने AB की लंबाई निकाला तो इसका मान हो जाएगा √9 - 4 का वर्ग और प्लस 5 - 2 का वर्ग। रूट क्या बना, 9 में से 7 है ना, AB की लंबाई निकाल रहे हैं ना, तो x2 का मान 7 - 4 का वर्ग प्लस 5 - 2 का वर्ग। तो ये हुआ 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग। रूट के अंदर हुआ 9, तितली के 9 धन 9, करड़ी के अंदर हुआ क्या 18। इसका मान क्या हुआ, 3 करड़ी में क्या 2। AB की लंबाई 3 करड़ी में 2 आपने निकाला। फिर दूसरे का निकालिए BC की लंबाई, B और C। तो क्या हो जाएगा 9 - 7 का वर्ग और प्लस 7 - 5 का वर्ग। करड़ी के अंदर 9 में से 7 जाएगा 2, 2 का वर्ग धन 2 का वर्ग। करड़ी के अंदर 4 धन 4, करड़ी के अंदर 8, इसका मान 2 करड़ी में 2। फिर निकाल लीजिए AC की लंबाई। AC की अगर आप लंबाई निकालते हैं AC, ध्यान से देखेंगे तो 9 ऋण 4 का वर्ग धन 7 ऋण 2 का वर्ग। करड़ी के अंदर 5 का वर्ग धन 5 का वर्ग। करड़ी के अंदर 25 धन 25, करड़ी के अंदर क्या हुआ 50, मान 5 करड़ी में क्या हुआ 2। हो गया, आपने तीनों भुजा की लंबाई निकाल लिया। क्या क्या निकाला, AB की लंबाई 3 करड़ी में 2, BC की लंबाई आपने प्राप्त किया 2 करड़ी में 2 और AC की लंबाई आपने प्राप्त किया 5 करड़ी में 2। अब हमने क्या बताया है, शर्त ये बताया है कि इस त्रिभुज की भुजाओं में से जो लंबाइयाँ आपने निकाला है, इसमें से किसी भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो हर कीमत पर वो तीसरी भुजा से बड़ी आनी चाहिए। आइए देखते हैं। अगर हम क्या करते हैं, BC, इसको देखें, अगर AB और BC को अगर आप जोड़ते हैं, देखो ध्यान से, AB धन BC का मान, तो ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 2, यानी 5 करड़ी में क्या है 2। यानी AB प्लस BC का जो योग है वह AC के क्या हो गया, बराबर, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये बराबर दिख रहा है। अतः त्रिभुज का बनना संभव
नहीं है। एक रास्ता तो ये था, और दूसरा रास्ता मैंने आपको क्या बताया, चतुर्थांश के माध्यम से। तो उस चतुर्थांश के लिए क्या करेंगे, उसी सवाल को आपको दिमाग में रख लेना है, यो कैसे होगा। अगर इसी सवाल को अगर चतुर्थांश में लेते हैं तो क्या करेंगे आप, चतुर्थांश के लिए आप चतुर्थांश बनाएंगे, इस तरीके से बना लिया गया, इस पे हम खींच लेंगे, क्या खींचेंगे, 1 2, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे खींच लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये x अक्ष है, यह y अक्ष है, ये तीनों बिंदु के निर्देशांक प्लस में हैं, इसलिए कन्फर्म है कि ये तीनों बिंदु प्रथम चतुर्थांश में आएंगे। उनको हम शो करें, पहला बिंदु 4 2 है, तो देखो 1 2 3 4 1 2, एक बिंदु यहाँ पर A नजर आ रहा है, दूसरा बिंदु है 7 और 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5, एक बिंदु ये मिला आपको, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ और एक 5 हुआ, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर कर लो, ये हो गया, ये बिंदु 7 5 हो गया, ये बिंदु ए जो था 4 2 हो गया, फिर क्या है 9 और 7, 9 ये हो गया और 7 लेंगे तो ऊपर जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। ये बिंदु सी हो गया जिसका निर्देशांक 9 और क्या हुआ 7। अब देखिए क्या इन तीनों बिंदुओं को अगर आप मिलाएंगे ए बी सी को, तो क्या त्रिभुज का बनना संभव होगा, नहीं, क्योंकि तीनों बिंदु एक सीध में नजर आ रहे हैं, यानी ये तीनों बिंदु समरेख हैं। अगर इसको आप मिलाते हैं तो मिलाने पर आपको एक रेखा प्राप्त होगी, बात समझ रहे हैं, इसलिए ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, ठीक है। दूसरी बात, इसी सवाल पर संरेख की भी शर्त लगाया जा सकता है, मेरी बात को समझिएगा। अगर ये कहा होता कि सिद्ध कीजिए कि ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं वो एक रेखा पर स्थित होंगे, तो संरेख होने का प्रतिबंध भी यही है कि जो बिंदु दिए रहेंगे उन बिंदुओं से आप मिलाने पर या अपने से कल्पना करके 2-2 बिंदु लेकर के इसी तरीके से आप 3 लंबाई निकाल लीजिएगा। अगर 2 छोटी भुजा का योग अगर तीसरी भुजा के इक्वल नजर आएगा तो कन्फर्म है कि वो तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। क्या संरेख के लिए छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा के बराबर आना चाहिए, तो छोटी भुजा है ही ना, दोनों हैं, 2 कड़ी में 3, अरे 2 कड़ी में 2 और 3 कड़ी में 2, यही ना दोनों हैं, इनको आपने ऐड किया है तो 5 कड़ी में 2 आएगा ना, तो कन्फर्म है कि ये बिंदु संरेख होंगे। और इसको प्रूफ करके यहाँ पर हमने चतुर्थांश में भी आपको क्या किया, दिखाया, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।